हाय स्टूडेंट्स। आइए आज 11th के स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट बी का टॉपिक लेके आए हैं। पार्ट ए तो अपलोड कर दिया गया है, आप शायद देख भी लिए होंगे, नहीं तो फिर दोबारा से आप देख सकते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और उसके बाद 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेके पढ़ना चाहते हैं। तो आप घर बैठे ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और आज का जो चैप्टर है इसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका एक वीडियो बन चुका है और उसका नाम पार्ट ए है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट ए, और पार्ट बी आज देने वाला हूँ मैं। उसके बाद इसको भी आप देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। पार्ट बी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस दिन आपको बताया गया था एसेट्स के बारे में कि एसेट्स क्या है। एसेट्स का मतलब बताया गया था आपको संपत्ति। डेफिनेशन आपका बुक में लिखा हुआ है, याद रखिए। आप अपने बुक के हिसाब से भी देख के लिख सकते हैं। मेरा मोटिव है वीडियो के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाना। जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो अच्छे से आपको आपकी भाषा में समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब एसेट्स क्या है, इसको सामान्य तौर पे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संपत्ति। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। एसेट्स कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब वही हो गया, वर्गीकरण। कितने तरह के एसेट्स होते हैं। तो सामान्य तौर से जब आपको पढ़ाया जाएगा तो एक फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स जनरली बोला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और अगर हम लोग डेप्थ में जाएं तो इसको अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्या क्या क्लासिफिकेशन में है। नंबर एक तो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स, इसको हिंदी में हम लोग चल संपत्ति भी कहते हैं। करंट एसेट्स, चल संपत्ति भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई संपत्ति भी कहते हैं इसको हम लोग। फ्लोटिंग एसेट्स भी इसको कहते हैं, बहुत सारा नाम है। करंट एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, अस्थाई संपत्ति, चल संपत्ति। इसका एग्जांपल भी देंगे आपको क्या क्या हो सकता है इसमें। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, इसको स्थायी संपत्ति कहते हैं, या नॉन करंट एसेट्स भी इसको कहा जाता है। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स भी इसको हम लोग कहते हैं, है ना। और अचल संपत्ति भी इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। नंबर 3 है आपका वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षयशील संपत्ति। लिख लीजिए आप, वेस्टिंग एसेट्स यानी क्षयशील संपत्ति, ठीक है। 4 नंबर में फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम संपत्ति, एक तरह से शायद इसको कहा जाता है, हिंदी कंफर्म नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आइए नंबर 5 है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स सुन करके आप लिख लें, बोर्ड से शायद क्लियर दिखाई देगा नहीं, बोर्ड थोड़ा चमक रहा है लाइट आ जाने के कारण। पहला करंट एसेट्स लिखिए, दूसरा फिक्स एसेट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में लिखिए इसको। आप जब सम बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां हिंदी में नहीं लिखना है, ऐसे समझना है इसको। करंट एसेट्स नंबर 1, फिक्स एसेट्स नंबर 2, वेस्टिंग एसेट्स नंबर 3, फिक्टिशियस एसेट्स नंबर 4, इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स नंबर 5, दोनों एक साथ। अब एक एक करके सबको हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है करंट एसेट्स। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, आप वहां डैश देकर के लिख लीजिए। आपका बुक में डेफिनेशन बहुत लंबा समझाया हुआ है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट टर्म। ऐसा एसेट जिसको हम कम से कम समय में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, डैश देके वहां लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल हो सकता है गुड्स। आप कहेंगे गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब माल होता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, लेन देन करता है, उसे वो गुड्स कह के संबोधित करता है। एक्सप्रेस कैसे करता है, गुड्स कह के। सोना चांदी का व्यापारी
सोना चांदी को गुड्स कहेगा। अगर कोई जूता चप्पल का व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो जूता चप्पल को गुड्स कहेगा। अगर कोई चावल दाल गेहूं का व्यापारी है तो वो उसको गुड्स कहेगा। बात समझ में आ रहा है? जो जिस चीज का, कपड़े का व्यापारी कपड़ा को गुड्स कहेगा। करंट एसेट्स में एग्जांपल आप गुड्स दे सकते हैं। गुड्स को स्टॉक भी हम लोग कहते हैं। स्टॉक के बारे में पढ़ाएंगे आपको लोग। गुड्स हो गया। कैश तो आपका करंट एसेट्स है ही। अगर आपका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है बैंक में, वो भी करंट एसेट्स का पार्ट है। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है सामान, जिसको हम लोग डेटर्स कहते हैं, वो भी करंट एसेट्स का पार्ट है। आप लिख लें वहां पर। गुड्स है, कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कहते हैं, वो अमाउंट है, या डेटर्स है ना, इस सब करंट एसेट्स का पार्ट है। बिल रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड हो गया, पेड इन एडवांस जिसको हम लोग कहते हैं, इस सब करंट एसेट्स का पार्ट है। लिख लें, याद नहीं रहेगा फिर। गुड्स, कैश, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, अभी जितना दिमाग में आया उतना लिखा दिया आपको। प्रीपेड, एक्रूड इनकम आप लिख सकते हैं, ये भी जो है करंट एसेट्स का पार्ट है। अब इसमें सबका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे अब गुड्स है, तो गुड्स किसी व्यापार के में अगर है, किसी बिजनेस के पास, मैन के पास है, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो सॉल्व आउट हो जाए, बिक जाए, और क्या चीज में कन्वर्ट हो जाए, कैश में, इसलिए वो करंट एसेट्स कहलाएगा। अब डेटर्स मतलब जिसको हम उधार दिए हुए हैं पैसा, या उधार सामान दिए हुए हैं, वो भी मेरे लिए करंट एसेट्स कहलाएगा। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो मेरा पैसा वापस दे दे। अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दे रखा है, तो आप कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस पैसे को रिकवर करें, वो भी हमारे लिए करंट एसेट्स होता है। अगर आपका बैंक बैलेंस है, तो वो भी आपका करंट एसेट्स का पार्ट है। मतलब जिसको कम समय में आप अपने पास कैश के रूप में इकट्ठा कर लें, वो करंट एसेट्स है। आप सोचिए कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और आपका दुकान में गुड्स भी है, तो पैसा अगर जरूरत है तो सबसे पहले आप किसके माध्यम से इकट्ठा करना चाहेंगे? बिल्डिंग बेच के, या आप सामान बेच के? तो आप गुड्स बेच करके चाहेंगे इकट्ठा करें। आप चाहेंगे कि डेटर से हम पैसा उधार ले लें, बिल्डिंग नहीं बेचना चाहेंगे, मशीन नहीं बेचना चाहेंगे आप। इसलिए कहा गया कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट टर्म पीरियड। कम से कम समय में जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर दें, वो करंट एसेट्स कहलाता है। क्लियर है ना? नंबर 2 आइए, फिक्स एसेट्स, अस्थाई संपत्ति। फिक्स नाम से ही पता चलता है। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड इनटू द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड एंड आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल। फिक्स एसेट्स ऐसा संपत्ति को कहा जाता है जो व्यापार में लंबे समय के प्रयोग के लिए लाया जाता है, जिसको हम दोबारा बेचने के उद्देश्य से नहीं लाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया। इससे अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का क्या होता है? बढ़ जाता है। फिक्स एसेट से अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस का बढ़ जाता है। एग्जांपल आप लिखिए वहां, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। इतना फिलहाल आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार एग्जांपल सुनिए। ऐसा संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय के प्रयोग के लिए लाया जाता है, बेचने के लिए नहीं, याद रखिएगा, लंबे समय के यूज के लिए लाया जाता है, कि लंबे समय तक उसको हम यूज करेंगे बिजनेस में, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल, बिल्डिंग लंबे समय के यूज के लिए लाए हैं हम लोग, बेचने के लिए नहीं लाए हैं तुरंत। मशीन लंबे समय के यूज के लिए लाए हैं, बेचने के लिए नहीं लाए हैं मशीन। फर्नीचर लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लिए लाए हैं, है ना। ये सारा एग्जाम्पल है किसका? फिक्स एसेट्स का। समझ गए होंगे आप। आइए, इसके बाद तीसरा है वेस्टिंग एसेट्स। इसको क्षयशील संपत्ति कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एग्जॉस्टेड डे बाय डे, जो दिनों दिन क्या होते जाता है? यूज करने के बाद घटते जाता है। ऐसा संपत्ति जो दिनों दिन प्रयोग करने के बाद उसकी मात्रा या तो कम हो जाएगी, घट जाएगी, या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, उसको हम लोग वेस्टिंग एसेट्स कहेंगे। जैसे कोल माइंस। अब जहां माइंस है वो तो एसेट्स है, बट माइंस से जहां कोयला निकल गया तो उस जगह का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो माइंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कोयला निकल गया, उसका मेन चीज कोयला है, वो निकल गया, खत्म।
समझ गया? अब ऑयल वेल है, तेल का कुआं, वहां से तेल निकल गया तो जगह का क्या वैल्यू हो गया? कुछ नहीं। तो ऐसा एसेट्स को हम लोग वेस्टिंग एसेट्स कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसा एसेट्स जो यूज करते करते या वहां काम करते करते उसकी मात्रा कम हो जाए, घट जाए, उसको हम लोग, या खत्म हो जाए, उसको हम लोग वेस्टिंग एसेट्स या क्षयशील संपत्ति कहेंगे। अब कोयला यूज कीजिए, उसकी मात्रा या तो घटेगी या तो खत्म हो जाएगी, वो भी वेस्टिंग एसेट्स का पार्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्लियर है। नंबर 4 में आइए, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स इसको बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, बिजनेस प्रमोशन। अब मान लीजिए बहुत बड़ा मेरा बोर्ड लगा हुआ है मेरे कोचिंग में, कल अगर हम कोचिंग बंद करना चाहें तो वो बोर्ड मेरा बिकेगा क्या? वो पोस्टर, उससे हम कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे? लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो हमको बैनर लगवाना ही पड़ता है। बिजनेस चल रहा है तो वो मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन बिजनेस कल अगर हम बंद करेंगे तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसका मार्केट वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वैसा एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। आ गया समझ में आपको? आइए, लास्ट है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को हम हिंदी में मूर्त संपत्ति कहते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स को हिंदी में हम लोग अमूर्त संपत्ति कहते हैं। मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति क्या है, ये बात आपको समझना है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which cannot be which can be touched and seen. Tangible assets are those assets which can be touched, seen or felt. ऐसा संपत्ति जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और टेंजिबल एसेट्स में आपका ये सब आ जाएगा, करंट एसेट्स का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, कुछ फिक्स एसेट्स का भी पार्ट आ जाएगा और वेस्टिंग एसेट्स का भी कुछ पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ओनली फेल्ट, इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्ति ऐसा संपत्ति है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए, लिखिए वहां एग्जाम्पल लिखिए आप। इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल है गुडविल, इसके बारे में समझाएंगे। गुडविल हिंदी में ख्याति कहते हैं इसको। गुडविल लिखिए, कॉपीराइट लिखिए, लिखिए कॉपीराइट, गुडविल, कॉपीराइट, टीएम यानी ट्रेडमार्क लिख लीजिए आप वहां, ट्रेडमार्क। उसके बाद आप पेटेंट लिख लीजिए, पेटेंट, एकाधिकार इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, पेटेंट। उसके बाद फ्रेंचाइजी लिख लीजिए आप, फ्रेंचाइजी। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पल है इंटेंजिबल एसेट्स का। यानी जैसे अब गुडविल एक एग्जांपल थोड़ा सा समझा दे आपको। गुडविल, अब ऐसे मान लीजिए यहां दो फर्म है, एक ही जगह में दोनों फर्म में सेम गुड्स रखा हुआ है, दोनों फर्म में सेम गुड्स रखा हुआ है और दोनों में सेम क्वालिटी भी है, सेम एक जैसा वहां का सेल्समैन का नॉलेज भी है, सब कुछ सेम है, एक ही जगह पे है। लेकिन एक फर्म का, दोनों में सेम कैपिटल भी है, याद रखिएगा कैपिटल भी सेम है। एक फर्म का नाम है सिटी स्टाइल और एक फर्म का नाम है राम स्टाइल या श्याम स्टाइल, कुछ भी नाम रख दीजिए, XYZ, जो ऑर्डिनरी नाम हो सामान्य रूप से, जिसको लोग नहीं जानते हैं ज्यादा। अब दोनों में देखिए कैपिटल सेम इन्वेस्ट है, दोनों एक ही जगह पे है, लेकिन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ज्यादा अर्निंग कौन करेगा? ऑब्वियस आप कहेंगे सर सिटी स्टाइल ज्यादा नाम, चर्चित नाम है, इसको लोग ज्यादा जानते हैं, इसका एक मार्केट में पहले से गुडविल बना हुआ है, लोग इसके नाम से वाकिफ हैं, तो इसका इनकम ज्यादा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास एक और एसेट्स है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ये सब सारा एसेट्स तो जो है सो है ही, इसके साथ एक एसेट्स और भी है इसके पास, वो इंटेंजिबल एसेट्स।
जिसको गुडविल हम लोग कहते हैं। इसके पास एक नाम है, इसके वजह से ज्यादा कमा पा रहा है, और जिसके पास नाम नहीं है, सेम पूंजी लगाने के बाद भी उसका प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। तो एग्जांपल हुआ ना, गुडविल दिखाई देता है इसमें? गुडविल दिखाई नहीं देता है। गुडविल मीन्स गुड रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस। आपको समझ में आ गया होगा? एक बार रिपीट कर ले। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये वीडियो को आप रिपीट कर करके 2-3 बार देखिए। एसेट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, और डिटेल में क्लास में फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इससे ज्यादा जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है, आगे आप और एडवांस पढ़िएगा, बुक में और भी दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ और बातें आएंगी। जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखिए, अकाउंटिंग का जब आप वर्क करने के लिए जाएंगे तो एक वर्ड से बार बार आपको सामना करना पड़ेगा। वो वर्ड है क्या? बैंक। बैंक या बैंक डिपॉजिट, बैंक या बैंक डिपॉजिट। अब क्योंकि 1 to 10 आप कई बार बैंक गए होंगे या नहीं भी गए होंगे, ज्यादा जानकारी है या नहीं है, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड वर्क आपके पास आएगा तो उसके बारे में कुछ बेसिक बात आपको जानना जरूरी है। क्या बेसिक बात होगा? देखिए, अब अगर बैंक है तो बैंक सामान्य रूप से कितने तरह का डिपॉजिट ऑफर करती है अपने कस्टमर्स, ग्राहकों को। अगर आपका एक फर्म है तो आप बैंक के लिए, आपका फर्म भी एक कस्टमर हो गया, ठीक है। अब यहां पर कितने तरह का डिपॉजिट जनरली हम लोग सब जानते हैं, क्या? एक सेविंग अकाउंट, जिसको बचत खाता हम लोग कहते हैं। सबके घर में एक एक पासबुक जरूर होगा, मम्मी का, पापा का, आप जाके देखिएगा। सेविंग अकाउंट सबका लगभग होगा। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक खाता खोलने का बात हो रहा था, अकाउंट ओपन करने का, जनधन योजना के तहत, तो कौन सा अकाउंट खोलने की बात हो रही थी? वो सेविंग अकाउंट खोलने की बात हो रही थी। इसका मोटिव होता है सामान्य व्यक्ति में बचत की भावना जागृत करना, सेविंग करने का एक हैबिट जो है उसको इम्प्रूव करना, लोगों में, सामान्य व्यक्ति में सेविंग करने का एक जज्बा लाना। ऐसे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग पैसा घर में रखते हैं, चोरी हो जाने का डर है, इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर बैंक में पैसा रहेगा तो इकोनॉमी को भी फायदा होगा, बैंक को भी फायदा होगा, ग्राहक को भी फायदा होगा, है ना। आइए, सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। यहाँ पैसा जब मर्जी तब आप जाके जमा कर सकते हैं, जब इच्छा चाहे आप निकाल सकते हैं जाके। केवल आप अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं। आपके पास पैसा अगर नहीं है तो अपना पैसा रखा हुआ है ही 2-3-4 महीना में आप एक बार जमा कर दीजिए और निकाल लीजिए, ताकि आपका प्रोसेस में कंटिन्यू रहे। नहीं तो आजकल सेविंग अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है कि कस्टमर नहीं आ रहा है इतना दिन से, तो फिर से आपको कुछ उसका नियम है, उसको फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। इसलिए सेविंग अकाउंट सामान्य रूप से, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आइए, एक दूसरा अकाउंट है करंट अकाउंट, जिसको चालू खाता कहते हैं। एक होता है रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आवर्ती जमा खाता। याद रखिएगा, बचत खाता सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट चालू खाता, रिकरिंग अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता, और फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यानी फिक्स डिपॉजिट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। आइए, सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां देती है बैंक? कौन सा आपको डिपॉजिट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट आपको कहां मिलता है? फिक्स डिपॉजिट पे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते जब तक वो पूरा नहीं होता, और अगर निकालेंगे बीच में तो फिर उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन अप्लाई किया जाएगा और आपका कुछ चार्जेस कटेगा। सामान्य रूप से फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। आजकल 6 से 7% के बीच में इंटरेस्ट दिया जा रहा है। किस पे? फिक्स डिपॉजिट पे। उसके बाद रिकरिंग, आइए, इससे थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन रिकरिंग का काम क्या है? यहाँ एक सर्टेन अमाउंट हर महीना आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे आप LIC में जमा करते हैं, आप सहारा इंडिया में जमा करते हैं, हर महीना फिक्स अमाउंट। नहीं करेंगे तो आपको फाइन वगैरह लगेगा, या आपका जो मैच्योरिटी होगा वो कम मिलेगा, तो उसको हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। बैंक में इस तरह का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, हर महीना एक फिक्स अमाउंट आप ले जा करके वहां जमा कर सकते हैं। यहाँ भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पे, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कम मिलेगा। मतलब यहाँ 5% के आसपास इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, 5% से कुछ ज्यादा या होता होगा। इसके बाद
आप आइए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसको बोलते हैं? चालू खाता। करंट अकाउंट बेसिकली सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये बिजनेसमैन के लिए होता है, जिसका डेली का ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा लाखों में हो, करोड़ों में हो। तो वैसे लोगों को बैंक की फैसिलिटी देती है किस चीज़ की? करंट अकाउंट की। क्या आपका यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन डेली होता है आप बैंक में जमा कर दीजिए, या बैंक कई बार फैसिलिटी ऐसा देती है कि अपना स्टाफ भेज के वहीं से पैसा मंगवा लेती है। इसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट में जो कस्टमर होता है, जो फॉर्म होता है, वो पैसा चाहे दिन भर में जितना बार जमा कर सकता है, निकाल सकता है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता। इंटरेस्ट यहाँ पे जीरो है, आप ये समझिए। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, केवल बैंक आपको सर्विस दे रही है, यही काफी है। समझ गए? करंट अकाउंट बेसिकली किसको मिलता है? बिजनेसमैन। अब ज्यादातर, अब तो आजकल दूसरे जगह भी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उपलब्ध हो गई है, सेविंग अकाउंट में भी, लेकिन ज्यादातर करंट अकाउंट में ही बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे अकाउंट्स में आगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, हिंदी में बैंक अधिविकर्ष इसको कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन का अकाउंट में पैसा कम है और उसको अचानक से पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक से ज्यादा पैसा ड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। ऐसी फैसिलिटी बैंक के द्वारा उसको दी जाती है। तो जब आपका बैलेंस माइनस में चला जाएगा, ज्यादा निकालने का मतलब आपका बैंक बैलेंस कहाँ चला जाएगा? माइनस में। तो वैसी परिस्थिति में आपको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट का जिक्र हो, समझिए आपका बैंक बैलेंस कहाँ चला गया? माइनस में। याद रखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला गया, और बैंक ओवरड्राफ्ट अब एसेट्स नहीं रहा, अब लायबिलिटीज रहा। क्यों? क्योंकि आपको बैंक को वो पैसा वापस देना होगा। समझ में आ रहा है? आइए सेविंग अकाउंट, पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ इंटरेस्ट मिलता है 3 से 4% आज के डेट में मिलता है, 3 to 4%। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, स्टूडेंट हो, आप भी खोल सकते हैं अपना खाता, यहाँ जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन का भी अकाउंट ओपन होगा। कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी भी एज का हो, एज ग्रुप का, उसका यहाँ अकाउंट ओपन हो सकता है। और यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना पैसा जमा करना ही है या निकालना ही है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे सामान्य जो अकाउंट मेंटेन होता है बैंक में, वो होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है? और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग लोन की तरह ट्रीट करते हैं। आपको इंटरेस्ट के साथ फिर पैसा वापस लेगा बैंक, अगर उसका एक समय सीमा होता है, टाइम ड्यूरेशन, उतने समय में अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपसे वो रिकवर करेगा। ठीक है? तो कितने तरह का बैंक में खाता जनरली ऑपरेट किया जाता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपको बात समझ में आ गया होगा इतना? आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आइए थोड़ा लाइबिलिटीज के बारे में भी हम लोग जान लें। LIABILITIES, हिंदी में इसको दायित्व कहते हैं। और लाइबिलिटीज और दायित्व अगर दोनों नहीं समझ में आ रहा है तो आप सामान्य भाषा में आप समझिए कर्ज है। ठीक है? लाइबिलिटीज यानी जो अमाउंट आपको किसी को पे करना हो, वो लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज भी बेसिकली आपको तो इससे पहले वाला क्लास में बताया था, एक इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो पैसा आप घर से लाते हैं वो इंटरनल लायबिलिटीज, और जो आप बाहर से लाते हैं उधार, उसको हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बाहर से जो पैसा लाते हैं वो दो तरह का, एक करंट लायबिलिटीज और एक फिक्स लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज, याद रखिएगा, करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज का एक और नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज, याद रखिएगा, इसका एक और नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज लिख लीजिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है? अब आप कहिएगा कि करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या अंतर है? इंटरनल एक्सटर्नल तो आप समझ चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। आप करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज में क्या अंतर है? अगर आप लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए अगर आप उधार लेते हैं, सामान लेते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, तो वो करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आप मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए किसी से पैसा या सामान उधार लेते हैं, तो वो फिक्स लायबिलिटीज कहलाएगा। इतना फिलहाल समझना है आपको, और इसमें बेसिक से भी कुछ और एडवांस पढ़ना होगा आगे आपको,
बट अभी आप फिलहाल इतना जानिए, लायबिलिटीज का मतलब ऐसा अमाउंट जो आपको पे करना है, कहीं से आप उधार लिए होंगे वो आपको पे करना है, तो उसको हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं। एसेट समझ गए आप, लायबिलिटीज समझ गए, बैंक में डिपॉजिट कितने तरह का होता है वो आप समझ गए, है ना। और क्या टॉपिक हो सकता है इसमें, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आइए, एक डेप्रिसिएशन वर्ड के बारे में हम लोग चर्चा किए थे लास्ट क्लास। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ह्रास। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का वैल्यू जब रिड्यूस हो जाता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग उसको। डेप्रिसिएशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, वो कारण बाद में पढ़ेंगे। अभी आप डेप्रिसिएशन जानिए, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का वैल्यू घट जाए तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, और फिक्स एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ जाता है उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, एप्रिसिएशन बिजनेस के लिए प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन होगा कैसे? जैसे मान लीजिए कि अभी एक आप मोटरसाइकिल लिए, 2020 में एक मोटरसाइकिल 50,000 में आप ले लिए। अब 1 ईयर के बाद आपका मोटरसाइकिल का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा, वो सरकार तय करती है। अब जो भी वैल्यू घटेगा, मान लो 20% घटेगा, 20-25 मतलब 10,000 अगर वैल्यू इसका घट रहा है, तो आप मोटरसाइकिल का वैल्यू कितना बचा? 2021 में आपका मोटरसाइकिल का वैल्यू कितना बचा? 40,000। अब बताइए, एक साल यूज करने के बाद कितना वैल्यू घटा? 10,000। जो वैल्यू घटा उसी वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। इसका मेथड भी अलग अलग है कैलकुलेशन करने का, वो आपको बाद में समझना है, चैप्टर में पढ़ना है आगे। फिलहाल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको इतना जानना है कि जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू यूज करने के बाद, या कई बार पुराना हो जाता है, कई बार कट फट जाता है, या आउट ऑफ डेटेड हो जाता है, कई बार एक्सपायर हो जाता है, जिसके कारण उसका वैल्यू घट जाता है। यहाँ यूज करने से इसका वैल्यू घट गया, तो घटा हुआ वैल्यू को ही आप डेप्रिसिएशन कहेंगे। घटा हुआ वैल्यू को क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा। अच्छा, डेटर्स और क्रेडिटर्स, वो आपको क्लियर है ना? डेटर्स मतलब जो पैसा देगा, क्रेडिटर्स मतलब जो पैसा लेगा। अच्छा, डेटर्स में क्या हो सकता है? जैसे डेटर्स में पैसा डूब सकता है। पैसा डूबने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? बैड डेट्स। बैड डेट्स, जो पैसा अगर डूब गया, लेके भाग गया, जिसको आप उधार दिए हैं वो भाग गया या मर गया या फिर बेईमानी कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। लेकिन बैड डेट्स का अमाउंट कई बार वापस मिल भी जाता है। कोई अगर भाग गया है और बाय द वे हमको मिल गया कहीं, तो उसको अगर बोला जाएगा कि भाई पैसा दो जो तुम ले गया था उधार, वो दे देता है, तो उसको बैड डेट्स रिकवर कहेंगे। याद रखिएगा, बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया है, बैड डेट्स आपने लिख दिया, लेकिन अगर दोबारा मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैड डेट्स रिकवर। देखिए, अभी हम लोग कितना टॉपिक में बात किए। तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया आपको, बैंक के बारे में डिपॉजिट्स कितने तरह का होता है वो बता दिए, लायबिलिटीज का बेसिक अकाउंटिंग जो डेफिनेशन है वो आपको समझा दिए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के बारे में अभी हम लोग बात कर लिए, और डेटर्स क्रेडिटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिए। और भी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इससे पहले वाला भी वीडियो नोट कर लीजिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी न्यू बैच के स्टूडेंट हैं जो इस साल कॉमर्स लेने वाले हैं, वो मेरा वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए। आपका लॉकडाउन के वजह से क्लास हैम्पर नहीं होगा, आप आराम से क्लास करते रहिए घर में बैठ करके, और सब कॉपी में नोट करते रहिए। और इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखते रहिए, रिवीजन होते जाएगा। हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी लेकर के आएंगे, ताकि अभी बेसिक बात सब क्लियर कर दें, उसके बाद प्रैक्टिकल चैप्टर भी हम लोग लेकर के आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।